हाय दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ अमृता। दोस्तों, अगर मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है तो दैट्स बिकॉज मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक हॉरर मूवी नथिंग लेफ्ट टू फियर, जो 2013 में रिलीज हुई थी और डायरेक्ट किया है एंथोनी लियोनार्डी थर्ड ने। फिल्म शुरू होती है तब डैन प्रोटैगनिस्ट और उसकी फैमिली अपने नए घर में स्टर्ल कैंसस में मूव हो रहे थे। डैन की पत्नी थी वेंडी और उनको 3 बच्चे थे, रिबेका, मेरी और छोटा लड़का क्रिस्टोफर। डैन को स्टर्ल में पास्टर का जॉब मिला था। पहले तो वो कश्मकश में था कि ये जॉब लूं या नहीं, लेकिन वो बाद में एक्सेप्ट करता है। एक नई जगह पे ये लोग मूव हो रहे थे, इसीलिए काफी खुश थे। सफर के आखिरी पड़ाव में डैन को लगता है कि वो रास्ता भूल गया है, इसीलिए वो रिबेका को कहता है कि मुझे मैप से बताओ रास्ता कौन सी तरफ है। लेकिन रिबेका कहते हैं कि क्यों ना हम आसपास के लोगों से पूछते हैं। थोड़ी आगे जाने पर इन्हें एक लड़का दिखता है, इसलिए ये लोग गाड़ी रुकाते हैं। वो लड़का था मेसन। ये लोग मेसन को एड्रेस पूछने ही वाले थे, लेकिन वो काफी रूडली जवाब देता है कि पास में ही पेट्रोल पंप है, वहाँ जाके पूछ लो। इसी दरमियान रिबेका और मेरी गाड़ी के पास में ही खड़े होते हैं और वो देखते हैं कि एक लड़का गोट को मारकर उसका खून कलेक्ट कर रहा है। जो लड़का ब्लड कलेक्ट कर रहा था उसका नाम नोवा था। लेकिन तभी मेसन वापस आता है और पूछता है कि क्या तुम पास्टर के पोजीशन के लिए आए हो? तो डैन हाँ कहता है। फिर वो कहता है कि मेरे साथ साथ चलो। थोड़ी देर के बाद ये लोग घर पहुंचते हैं, जहाँ पे काफी लोग थे। जो प्रीवियस पास्टर थे किंग्समैन, वो इस घर से मूव आउट कर रहे थे और लोग उनकी मदद कर रहे थे। वही लोग इनका सामान रखने में भी मदद करते हैं। लोगों के फ्रेंडली नेचर के कारण डैन और उसकी फैमिली खुश थी। ये लोग सेटल इन हो जाते हैं और सब लोग सोए हुए थे। रात को तूफानी हवा के कारण अचानक से रिबेका की आंख खुलती है। वो देखती है कि रूम की खिड़की खुली है। वो उसे बंद करने के लिए जाती है, लेकिन अचानक से उसे कई सारे टाउन के लोग नीचे इसी को घूरते हुए दिखाई देते हैं और अगली पल में वो गायब होते हैं। ये देख के वो जोर से चीखने लगती है और पीछे मुड़ती है, लेकिन पीछे एक औरत थी और धीरे धीरे उसका पूरा चेहरा काला पड़ने लगता है। उस औरत के रिस्ट से खून आने लगता है और वो इसके हाथ पकड़ लेती है। रिबेका काफी डर जाती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अचानक से वो औरत मुंह खोलती है, काला साया बाहर निकलता है और तभी रिबेका की नींद खुल जाती है। ये एक सपना था, बाहर कोई भी तूफान नहीं था। अब अगला दिन आता है जब सब लोग बाकी टाउन के लोगों से चर्च में मिलते हैं और तभी जाते हुए रिबेका की मुलाकात नोआ से होती है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि थोड़ी देर के बाद हम लोग टाउन घूमने के लिए जाएंगे। सब लोग घर चले आते हैं। अब लंच के दौरान मेरी को काफी भूख लगती है, इसीलिए वो किचन में आती है, जहाँ पे उसकी नजर एक केक पे जाती है जो इनके नेबर ने भेजा था। वो केक कट कर लेती है और उसका एक पीस खाती है, लेकिन जैसे ही खाती है वो चोक करने लगती है और उसके मुंह से एक अजीब पीसेस निकलते हैं। ये देख के रिबेका उसकी मदद करने के लिए आती है और वो चीजें साफ करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये किसी का दांत है। उसी दरमियान दरवाजे पे कोई आता है तो रिबेका देखने जाती है। वहाँ पे नोवा था। रिबेका उसे अंदर बुलाती है और केक का पूरा किस्सा बताती है। तो नोवा चुपके से उस दांत को अपने पॉकेट में रखता है और केक को डस्टबिन में फेंकते हुए कहता है कि वो जिसने केक भेजा है वो 90 साल की बूढ़ी औरत है और थोड़ी सी पागल है, इसीलिए ये हुआ होगा। फिर वो रिबेका को टाउन घुमाने के लिए लेके जाता है। जब ये लोग घूम रहे थे तभी मेसन वहाँ पे आता है और कहता है कि तुम्हें अभी अभी किंग्समैन ने बुलाया है, चलो मेरे साथ। वो मेसन के साथ चला जाता है, रिबेका को उधर ही छोड़कर। जब नोआ अपने घर पहुंचता है तब किंग्समैन आके उसे पूछता है क्या किसी को चूज किया है। तो नोआ पहले तो किंग्समैन को कुछ नहीं बताता। फिर नोआ अपने पॉकेट से वो टूथ निकालता और किंग्समैन की तरफ फेंकता है और वो कहता है रिबेका की छोटी बहन मेरी, उसे चूज किया गया है। किंग्समैन उस टूथ को साफ करके एक टेबल पे रखता है और उसके बाद अपनी शर्ट निकालता है। तभी हम देखते हैं कि उसके आर्म पे बहुत ही कट्स होते हैं और वो एक प्रेयर करके टूथ को एक बॉक्स में रखता है। अब उस रात में रिबेका को वापस एक सपना आता है, जहाँ पे वो खूबसूरत मेडो में थी और एक गोट उसके पास आती है। वो उस गोट को प्यार से हाथ लगाती है, लेकिन उसके हाथ में अजीब काली चीज लगती है। देखते देखते वो पूरी उस काली चीज में डूबने लगती है। उसके हाथ पैर पूरे डूब जाते हैं और काफी संख्या में गोट्स इसके आसपास आने लगते हैं। ये डर के भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उठ ही नहीं पाती और वो गोस्ट इस पे हमला करते हैं। वापस डर के उठ जाती है। उठने के बाद सामने ही उसे मेरी दिखती है, तो दोनों भी बहनें घूमने के लिए टाउन चले जाते हैं। आज टाउन में समर फेस्टिवल था। मेन ग्राउंड पे ये लोग आते हैं और मेरी एक लड़के के पास जाती है जो बलून बेच रहा था। जब वो उसके पास जाती तब देखती है कि इस लड़के के रिस्ट पे काफी सारे कट्स हैं। तो उसी समय नोआ वहाँ पे आ जाता है और रिबेका को घूमने के लिए पूछता है, तो वो मेरी को बता के उसके साथ चली जाती है। ये दोनों भी ऊपर नजदीक के टावर में चले जाते हैं। काफी खूबसूरत नजारा था। नोआ काफी डिस्टर्ब था, मानो वो कुछ चीजें छुपा रहा है और उसे रिबेका को बताना है। ये देखते हुए वो टॉपिक चेंज करने के लिए पूछती
पूछती है कि क्या तुम इस टाउन से जाने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे पिता किंग्समैन भी तो जा रहे हैं। तो वो कहता है कि वो मेरे पिता नहीं है, मेरी फैमिली जाने के बाद मैं उनके साथ रह रहा हूँ। तभी वो नोटिस करती कि इसके रिस्ट पे भी वैसे ही चाकू के निशान थे और उसके बाद दोनों भी किस करते हैं। लेकिन नीचे से कोई लोग जा रहे थे और वो नोआ को देख लेते हैं। ये देख के नोआ डर जाता है और वहाँ से दोनों भी नीचे आते हैं। नोआ जब घर आता है तब किंग्समैन उसे काफी चिल्लाता है और यहाँ पे मूवी का पहला प्लॉट रिवील होता है। किंग्समैन उसे कहता है कि तुम्हें पता है इस टाउन को किस श्राप ने घेरा हुआ है, हमें ऊपर वाली की सर्विस करनी है, तुम्हें किसी के साथ भी रिलेशन करना यहाँ पे अलाउड नहीं है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि ऊपर स्वर्ग है और नीचे नरक। स्वर्ग में एंजल्स रहते हैं, नरक में डीमंस, इविल, सेटन रहता है और एंजल्स ही हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि एंजल्स जैसी कोई भी कहानी सच नहीं है। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। हम हैं इसीलिए आज बाकी के लोग अच्छे से रह पा रहे हैं। तो नोआ उसे कहता है कि काश मैं सेटन का कुछ कर पाता। किंग्समैन कहता है तुम्हें बस अपनी सर्विस करनी है, ज्यादा सोचो मत। अब इसका एग्जैक्टली क्या मीनिंग निकलता है ये मूवी के सेकंड प्लॉट में हमें पता चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे रात में पार्टी शुरू होती है। डैन और उसका सारा परिवार आ जाता है। नोआ, रिबेका और मेरी तीनों भी साथ में थे और नोआ उन्हें जानबूझ के एक बूथ पे लेके जाता है ड्रिंक लेने के लिए। बूथ पे जो औरत जूस दे रही थी उसे देख के रिबेका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही औरत थी जो उसके सपने में आ रही थी। वो उसकी रिस्ट चेक करती है तो उसके हाथ पे भी निशान थे, जैसे कि सपने में उस औरत के रिस्ट से खून आ रहा था। फिर मेरी ड्रिंक लेती है और वहाँ से ये लोग चले जाते हैं, लेकिन मेरी के ड्रिंक्स में ड्रग्स डाले गए थे। नोआ रिबेका को जानबूझ के मेरी से अलग करता है। मेरी को धीरे धीरे चक्कर आने लगता है और एक जगह पे वो चली जाती है बैठने के लिए और तभी बेहोश होने के बाद मेसन उसे एक जगह लेके जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो एक सुनसान जगह पे थी। एक खड्डे के बीचों बीच पोल था और उस पोल पे ही उसे बांध दिया गया था और उस खड्डे में काला पानी था। जब मेरी को होश आता है तब वो काफी डर जाती है और चीखने लगती है। उसके आसपास काफी लोग थे पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। तो दूसरी जगह उसकी फैमिली मस्त एंजॉय कर रही थी। उन्हें पता ही नहीं था मेरी के साथ क्या हो रहा है। किंग्समैन उस टूथ बॉक्स से एक चीज निकालता है और अपने रिस्ट पे वार करता है और सारा खून उस काले पानी में डालता है। जोर जोर से कहने लगता है कि कम फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट योर ऑफरिंग। और देखते देखते नीचे से हेल के गेट ओपन हो जाते हैं और पानी से एक काला साया आता है और मेरी को पजेस करता है और उसकी आंखें और मुंह पूरा काला होने लगता है और वो अचानक से बेहोश हो जाती है। इसके बाद उसे निकाल दिया जाता है और वापस फेस्टिवल में उसे लेके आते हैं और डैन के पास सौंपते हैं, कह के कि इसकी तबीयत खराब हो गई है। तो दूसरी जगह पे नोआ रेबेका को सारी सच्चाई बताने ही वाला था, लेकिन उतने में ही क्रिस्टोफर आता है और मेरी के हालत के बारे में बताता है और सब लोग उसे लेके घर जाते हैं। मेरी को अपने रूम में सुला दिया जाता है और डैन को अर्जेंटली चर्च में बुलाया जाता है। चर्च में किंग्समैन पहले से ही मौजूद था। वो उसे कहता है कि सब अभी ऊपर वाले की मर्जी है, जो भी होगा। डैन को कुछ भी इसकी बातें समझ नहीं आती और तभी किंग्समैन उसे कुछ सुंगाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ पे टाउन में सब लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ वेंडी, रेबेका और क्रिस्टोफर हॉल में थे और मेरी अपने रूम में सोई हुई थी। रेबेका ऊपर जाती है मेरी को देखने के लिए तो मेरी अपने बाल उल्टे करके बेड पे बैठी होती है और अचानक से वो गिरती है। तो रिबेका उसे उठाने के लिए जाती है। तभी वो देखती है कि मेरी का चेहरा भी उसके सपने में जो भूत आई थी उसी की तरह काला पड़ते जा रहा है। तो वो जोर से चिल्लाती है और अपनी माँ को बुलाती है। वेंडी ऊपर आ जाती है और ये दोनों भी उसे उठा के बाथरूम लेके जाते हैं, जहाँ वो काले कलर की वोमिटिंग करती है। वेंडी इन दोनों बच्चों को डैन को लेके आने के लिए कहती है। ये दोनों भी भाग के चर्च की ओर जाते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि टाउन के सारे लोग अपने घर के बाहर खून से दरवाजे पे एक्स निकाल रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली इस टाउन में क्या हो रहा है। वो जोरों जोरों से चर्च के दरवाजे पीटने लगते हैं कि कोई तो होगा और तभी वहाँ पे आ जाता है नोआ। वो दरवाजा तोड़ देता है। डैन अंदर ही गिरा हुआ था। वे लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे घर में वेंडी मेरी को बेड पे सुलाती है और खुद वॉशरूम साफ करने के लिए जाती है। जब वो वापस आके देखती है तब मैरी एक कोने में बैठी हुई थी। मेरी अचानक से उठती है। वो काफी तड़पने लगती है और जैसे जैसे वो दीवार को टच करती है दीवार भी काली पड़ने लगती है।
उसकी चीख भी काफी अजीब होती है। ये डरावना नजारा देख के वेंडी डर के गिर जाती है और मेरी उसका पीछा करने लगती है। वेंडी कैसे तैसे नीचे आके एक जगह पे छुप जाती है और फोन लगाने लगती है। तभी सोफा के पीछे से अजीब आवाज आने लगती है। जब वो देखती है तब पूरा फ्लोर काले रंग में बदल रहा था और सामने ही खड़ी थी मेरी। वो वेंडी को देख के उसके ऊपर झड़प मारती है और तड़पते हुए मेरी वेंडी को मार डालती है। तो यहाँ पे ये लोग नोवा के कार से अपने घर आते हैं डैन को लेके। डैन और रिबेका घर के और जाने वाले थे, लेकिन नोवा रिबेका को अंदर जाने से रोकता है और डैन अकेले ही जाता है। वो देखता है कि सोफे पे वेंडी बैठी हुई है, यानी उसकी लाश जो पूरा भी कंकाल बन चुकी थी। अंदर जाने पर सामने ही उसे मेरी दिखाई देती है। वो अजीब तरीके से स्टेयर्स चढ़ते हुए इसके नजदीक आती है। ये देख के डैन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो बाहर आके इन लोगों को जाने के लिए कहता है और खुद उधर ही रुकता है। मेरी उसके नजदीक आती है और ये लोग थोड़ी ही अंतर पे जाके गाड़ी वापस रोकते हैं, ये देखने के लिए कि डैन के साथ क्या हो रहा है। डैन ईश्वर के मंत्र बोल के उस काले साये को भगाने की कोशिश करता है, लेकिन इविल डैन के साथ खेल खेलने लगता है और थोड़ी देर के लिए मेरी को वापस लाता है। जब वो डैन के नजदीक आती है तब एक भयानक अपना रूप लाती है और डैन के ऊपर हमला करती है। डैन उसी तरह मरता है जैसे वेंडी की हालत हुई थी। ये देख के ये लोग गाड़ी शुरू करते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे रेबेका को पता चल गया था कि इन सब में नोवा भी मिला हुआ है। इसीलिए वो गुस्सा होती है और गाड़ी को रोकने के लिए कहती है और रास्ते पे ही दोनों झगड़ा करने लगते हैं। और तभी ये काला साया इनका पीछा करते हुए कार की तरफ आता है। बेचारा छोटा क्रिस्टोफर चिल्लाने लगता है, लेकिन इन दोनों का भी ध्यान नहीं था। वो बेचारा कार से निकल के एक दरवाजा ठोकने लगता है कि प्लीज मुझे अंदर लो, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। मेरी क्रिस्टोफर का पीछा करने लगती है। वो एक घर में कैट डोर से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मेरी उस पे हमला करती है और उसके पैर पे भारी जख्म आती है। पैर भी काला पड़ने लगता है। ये देख के घर के जो लोग होते हैं उसे सॉरी कह के घर के बाहर निकालते हैं। तभी मेरी रास्ते पे ही खड़ी थी। ये देख के रेबेका और नोवा गाड़ी में बैठते हैं और मेरी को गाड़ी से उड़ाते हैं और क्रिस्टोफर को गाड़ी के अंदर लेते हैं। अब इसके कारण मेरी को जख्म होती है। अब इस हादसे के कारण किंग्समैन को भी चोट आती है और उसके मुंह से भी ब्लैक कलर का खून आता है। लेकिन आगे जाके नोवा गाड़ी रोकता है, कहता है कि यहीं पे रुको, मैं एक सेफ जगह देख के आता हूँ और अगर वो आए यानी मेरी आए तो तुम गाड़ी लेके भाग जाना। काफी टाइम होता है वो आता ही नहीं है, लेकिन तब तक मेरी आ जाती है। जब रिबेका गाड़ी चलाने की कोशिश करती है तब गाड़ी अपने आप ऑफ हो जाती है। फोन भी नहीं लग रहा था। ये लोग काफी चीखने लगते, चिल्लाने लगते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी इनका पीछा करती है और सबसे पहले तो वो क्रिस्टोफर को मार डालती है बहुत ही बुरी तरीके से। आखिर में नोवा रिबेका को पकड़ के एक सेफ जगह लेके जाता है। ये जगह और कोई नहीं, वही जगह थी जहाँ से ये इविल को समन किया गया था। मेरी भी इनके पीछे पीछे आती है और तभी नोवा रिबेका के हाथ पे कट करता है और उसी पानी में डालता है। वो इविल जोरों से चीखने चिल्लाने लगती है और वापस पानी में समा जाती है और हेल का गेट क्लोज हो जाता है, लेकिन मेरी उधर ही मर जाती है। यहाँ पे रिबेका बेहोश हो जाती है और सारे लोग उसे पकड़ने के लिए आते हैं और तभी वहाँ से एक सफेद रोशनी निकलती है और इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं एक और फैमिली उसी जॉब के पोजीशन के लिए इसी टाउन में आ जाती है। उसी तरह वो भी मेसन से रास्ता पूछते हैं, लेकिन इस बार रिबेका की जगह पे एक लड़का होता है और नोवा जो स्टार्टिंग में गोट का खून ले रहा था उसकी जगह पे अब रिबेका खून ले रही थी गोट का, और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। वाओ, काफी मस्त मूवी थी दोस्तों। यहाँ पे ये जो मूवी है वो पूरी अर्बन लेजेंड की स्टोरी थी, यानी ऐसे कहा जाता है कि ये जो छोटा सा टाउन है स्टल कैंसस में वो दरअसल हॉन्टेड है और यहाँ पे वन ऑफ हेल का गेट है और ऐसे कहा जाता है कि स्टल सिमेट्री में साल में 2 बार सेटन अपीयर होता है, एक हैलोवीन के दिन और दूसरे उसके 6 महीने के बाद स्प्रिंग के दौरान। इस मूवी की स्टोरी भी पूरी इसी बिलीफ पे बेस्ड है, क्योंकि मूवी का जो पहला प्लॉट मैंने रिवील किया था उसमें यही बताया गया था कि किंग्समैन नोवा को यही कहता है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी एंजल्स नहीं होते, हमें ही इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करना है, ऊपर वाले ने ये काम हमें सौंपा है। इसका मतलब यही है जब सेटन इस टाउन में अपीयर होता है तब उसे खुद से हमें ऑफरिंग देनी है ताकि सेटन इस टाउन के साथ साथ पूरी दुनिया पे कब्जा ना करे इसके लिए। इसीलिए ये लोग फैमिलीज को अपने टाउन में बुलाते थे अलग अलग जॉब के लिए और उनकी बलि दी जाती थी। यहाँ पे पूरे टाउन के लोग मिले हुए थे। घर पे जो क्रॉस उन्होंने निकाला था इसका मतलब यही है कि जो इविल है वो इनके घर पे नहीं आ सकता। मूवी में जो भी हिंट्स दिए गए
गए हुए जैसे कि गोड या फिर ये सेटन की स्टोरी, इससे यही पता चलता है मेरी को जिसने पजेस किया था वो दरअसल सेटन ही था। लेकिन मूवी में मैंने इविल कहा है क्योंकि सेटन जब किसी के भी बॉडी में जाता है तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन अलग होता है, और मूवी में जिस तरीके से चीजें दिखाई गई है या तो वो एक डीमन या इविल का काम हो सकता है। मूवी में कई सारे यंग लोगों के हाथ पे निशान थे जैसे कि नोवा, मेसन या वो बलून वाला लड़का। इन लोगों के भी फैमिली की बलि दी गई है और इन फैमिली में से ही एक किसी बंदे को रखते हैं जिसके खून से ये लोग उस इविल को वापस हेल में भेज देते हैं। अब जब आखिरी में ऐसे लोगों को पता चलता है कि ये टाउन क्या चीजें कर रहा है तो वे लोग भी उसी टाउन के साथ मिल जाते हैं। जैसे आखिरी में रिबेका को पता लगने के बाद वो भी उस टाउन में शामिल हो जाती है। यूएस में स्टर्ल की स्टोरी इतनी फेमस है कि सुपरनैचुरल की सीजन 5 में जब डीन और सैम लूसीफर से लड़ते हैं तब वो एरिया स्टर्ल सिमेट्री दिखाया गया है क्योंकि वही ओरिजिन है, वन ऑफ गेटवे है हेल का। ये टाउन इतना ज्यादा बदनाम था कि यहाँ पे यूएस के गवर्नमेंट ने पहले कोई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस भी ओपन नहीं किया था। ये पूरा एरिया वहाँ के लोग ही मैनेज कर रहे थे। लेकिन सिमेट्री में डेविल को देखने के लिए कॉलेज के लोगों का क्राउड बढ़ने लगा और अचानक से लोग गायब होने लगे। इसीलिए यूएस गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और सिमेट्री को क्लोज करना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके अप्रिसिएशन दिखाइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।